वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में हम स्टडी करेंगे फिगर ऑफ मेरिट ऑफ डीएसबीएससी। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू रिकॉल एसएनआर एट द इनपुट ऑफ द डीएसबीएससी रिसीवर. You will be able to recall SNR at the output of the DSBSC receiver. You will be able to calculate the figure of merit of DSBSC. You will be able to identify SNR improvement in DSBSC. बेसिकली इस टॉपिक से अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप थ्योरिकल टाइप के एज वेल एज न्यूमेरिकल टाइप के दोनों टाइप के प्रॉब्लम्स एक्सपेक्ट करते हैं. और थ्योरिकल टाइप के प्रॉब्लम जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो भी डेरिवेशन ही होते हैं आपके. तो प्योर थ्योरीज टॉपिक से आप नहीं बोलेंगे, या तो आप डेरिवेशन बोलेंगे या तो आप बोलेंगे न्यूमेरिकल्स. तो ये थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल टाइप का ही टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चंस आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये. अगर मैं इस टॉपिक की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये जो टॉपिक है बेसिकली जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये रिसीवर के परफॉर्मेंस को चेक करता है. ये बताता है कि रिसीवर सिग्नल टू नॉइज रेशियो में कितना इंप्रूवमेंट करता है. कोई भी रिसीवर, चाहे वो डीएसबीएससी का हो, आगे जाकर आप एसएसबीएससी का पढ़ेंगे, एएम का पढ़ेंगे, एफएम का पढ़ेंगे. तो फिगर ऑफ मेरिट ये रिसीवर की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. प्रैक्टिकली ये वैल्यू आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है. सो ये टॉपिक हमारे लिए प्रैक्टिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सो यहां पर हमें जो एसएनआर कैलकुलेट करना है, इनपुट ऑफ द रिसीवर, आउटपुट ऑफ द रिसीवर, देन फिगर ऑफ मेरिट निकालना है. ये कंप्लीट आपका एक टॉपिक है फिगर ऑफ मेरिट कैलकुलेशन का. तो हम यहां पर स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे. तो जो हमारी हेडिंग होगी वो यही होगी, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ DSBSC. तो बेसिकली फिगर ऑफ मेरिट को, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हम FOM के नाम से भी जानते हैं. तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इसकी डेफिनेशन दे रखी है तो उस डेफिनेशन को मैं दोबारा यहां पर रिपीट कर रहा हूं. फिगर ऑफ मेरिट बेसिकली क्या होता है आपका, SNR एट द आउटपुट ऑफ द रिसीवर डिवाइडेड बाय SNR एट द इनपुट ऑफ द रिसीवर. ठीक है, तो ये डेफिनेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. तो हमें बस यही चेक करना है अब डीएसबीएससी के केस में ये फिगर ऑफ मेरिट की वैल्यू कितनी आएगी. तो हम यहां पर सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे डीएसबीएससी के लिए और उसके बाद हम यहां पर सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे ट्रांसमीटर साइड के फिगर ऑफ मेरिट का. तो हम यहां पर डायग्राम बनाने जा रहे हैं ट्रांसमीटर का. तो ट्रांसमीटर का जो आपको डायग्राम बनाना है उसमें आपको पता है कि जनरेशन होना है. ठीक है, तो आप यहां पर MT और AC cos ओमेगा CT लगा देंगे और आप यहां पर लगा देंगे DSBSC मॉड्यूलेटर. यहां पर मेथड कौन सा यूज हो रहा है उसे आपको शो करने की जरूरत नहीं है. एंड इसके बाद जो आपका DSBSC सिग्नल जनरेट हो गया है, यही DSBSC सिग्नल क्या है आपका, मॉड्यूलेटेड सिग्नल है. ठीक है, तो इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को अब आपको क्या करना है, चैनल के थ्रू सेंड करना है. ठीक है, तो चैनल के थ्रू जब ये सिग्नल आपका सेंड होगा तो ये सिग्नल कहां पहुंचेगा आपका, रिसीवर में. ठीक है, तो रिसीवर का डायग्राम हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. तो रिसीवर में जब पहुंचेगा तो ध्यान से देखिए आप, रिसीवर के इनपुट में आपका सिग्नल के साथ साथ और क्या पहुंचेगा, ये पहुंचेगा आपका नॉइज. तो NT और ST दोनों मिलकर आपके कहां पहुंच जाएंगे, रिसीवर के इनपुट में, ST प्लस NT. ठीक है, तो रिसीवर के इनपुट में जो आपको चेक करना है वो होगा आपका SNR एट द इनपुट ऑफ द रिसीवर. तो सबसे पहले आपको यहां पर यही कैलकुलेशन करना होगा. फिर रिसीवर के डायग्राम को हम सेपरेटली एनालिसिस करेंगे और फिर हम कैलकुलेट करेंगे SNR एट द आउटपुट ऑफ द रिसीवर. तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा SNR एट द इनपुट ऑफ द रिसीवर का. तो ध्यान से देखिए आप यहां पर, तो जब आप कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे SNR एट द इनपुट ऑफ द रिसीवर,
तो आपको क्या करना है, आपको सिग्नल पावर कैलकुलेट करना है इनपुट ऑफ द रिसीवर में और नॉइज पावर कैलकुलेट करना है। तो यहां पर अगर आप सिग्नल पावर की बात करें तो सिग्नल पावर तो एसटी का ही पावर होगा। तो एसटी जो है आपका वो कितना है, एसटी है आपका ए सी एम टी कॉस ओमेगा सी टी। तो ए सी एम टी कॉस ओमेगा सी टी का पावर कितना होगा आपका, मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं जब हमने डीएसबीएससी स्टडी किया था। तो ये पावर आपका कितना हो जाएगा, सिग्नल पावर को हम पीएस से शो करेंगे। मैंने आपको क्या सिखाया था कि कॉस के साथ कोई भी अगर एम्पलीट्यूड हो, चाहे वो सिग्नल ही क्यों ना हो, आप क्या करिए, उसका स्क्वायर करिए, डिवाइड बाय 2 करिए, तो ए सी स्क्वायर एम स्क्वायर टी बाय 2। लेकिन मैंने आपको यह सिखाया था कि अगर वो सिग्नल हो तो सिग्नल का जो स्क्वायर है, दैट मीन्स जो एमटी का स्क्वायर है, वो एमटी का स्क्वायर नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है, उसका पावर है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं पीएस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर पीएम बाई 2, वेयर आप क्या लिख सकते हैं, पीएम इज इक्वल टू एम स्क्वायर टी। ठीक है, और अगर आप चाहें तो ब्रैकेट में शो कर सकते हैं यहां पर पावर ऑफ मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या निकाल लिया, सिग्नल का पावर यहां पर कैलकुलेट कर लिया। क्लियर। नाउ सिग्नल के पावर की कैलकुलेशन को हम यहां पर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा नॉइस पावर का। ठीक है, नॉइस पावर। तो नॉइस पावर आपको कहां कैलकुलेट करना है, इनपुट ऑफ द रिसीवर में। तो यहां पर इसे मैं नाम दे देता हूं पी एन आई। ठीक है, और इसे हम नाम दे देते हैं पी एस आई, क्योंकि सिग्नल पावर भी हम कहां कैलकुलेट कर रहे हैं, इनपुट ऑफ द रिसीवर में। तो पी एन आई के बारे में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है प्रीवियस लेक्चर्स में, जब हमने फिगर ऑफ मेरिट के लिए प्रिपरेशन की थी। फिगर ऑफ मेरिट में जो जो वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है उसकी प्रिपरेशन हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है ना, हमने नॉइस का एनालिसिस पहले ही कर रखा है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि पी एन आई आपको क्या लेना है, दैट मीन्स नॉइस एट द इनपुट ऑफ द रिसीवर। ये आपको क्या लेना है, ये आपको लेना है ईटा एफ एम। ठीक है ना, आपको सिर्फ वो नॉइज लेनी है जो मैसेज सिग्नल को अफेक्ट करती हो, ये मैंने आपको सिखाया था। तो ईटा एफ एम आपको नॉइज लेनी है। यहां पर ऑलरेडी हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं यहां पर आपके लिए फिर से लिख देता हूं। तो अगर आप चाहें तो यहां पर सारी चीजों को मेंशन कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। आप चाहें तो सारी चीजों को बता दीजिए, वेयर पीएसआई, पीएसआई आपका क्या है, सिग्नल पावर एट द इनपुट ऑफ द रिसीवर। पीएनआई के बारे में आप बता दीजिए नॉइस पावर एट द इनपुट ऑफ द रिसीवर। फिर आप बता सकते हैं यहां पर पीएम के बारे में जो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, मैसेज सिग्नल पावर। देखिए एसी आप जानते हैं कैरियर है, उसे आपको बार बार शो करने की जरूरत नहीं है। और ईटा, ईटा आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, आपने डिस्कस किया हुआ है। बेसिकली ईटा बाई 2 आपने डिस्कस किया हुआ है। ईटा बाई 2 क्या होता है आपका, डबल साइडेड नॉइस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो इसे भी आप शो कर दीजिए यहां पर, ईटा बाई 2 निकल जाएगा तो ईटा भी निकल जाएगा, आपको पता है। और ईटा बाई 2 की जो यूनिट थी वो क्या थी, वॉट पर हर्ट्स। नाउ नेक्स्ट एफएम, एफएम आपको पता है मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी है, इसे भी आप बहुत बार यूज कर चुके हैं। लेकिन जो यहां इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन की हुई है कि पीएनआई जो नॉइज पावर एट द इनपुट ऑफ द रिसीवर है, वो आपको वही लेना है जो मैसेज सिग्नल को अफेक्ट करता हो, मॉड्यूलेटेड सिग्नल को नहीं। ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। तो यहां पर आपके लिए पीएसआई और पीएनआई दोनों वैल्यूज कैलकुलेट हो गई। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप यहां पर निकाल सकते हैं एसएनआर इनपुट। एसएनआर इनपुट मींस सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट द इनपुट ऑफ द रिसीवर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, पी एन आई। तो ये हमारा कितना आ जाएगा,
PSI डिवाइडेड बाय PNI, और PSI की वैल्यू क्या है देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में आपने लिख रखी है AC स्क्वायर बाई 2 इंटू PM। तो यहां पर आप वैल्यू लिख दीजिए AC स्क्वायर बाई 2 PM, और PNI की वैल्यू आपने क्या लिख रखी है, ईटा FM, तो डिवाइड कर दीजिए ईटा FM। तो ये आपका आ जाएगा SNR इनपुट। तो यहां पर हमने SNR इनपुट कैलकुलेट कर लिया और फिगर ऑफ मेरिट के लिए फर्स्ट वैल्यू हमने यहां पर कैलकुलेट कर ली है। तो इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। क्लियर अच्छे से? तो आई होप जो SNR इनपुट हमने कैलकुलेट किया है वो कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आपने ये फर्स्ट लर्निंग आउटकम दैट इज SNR एट द इनपुट ऑफ द DSB-SC रिसीवर अचीव कर लिया होगा, और ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट लर्निंग आउटकम जो हमें अचीव करना है वो है SNR एट द आउटपुट ऑफ द DSB-SC रिसीवर। तो यहां पर अगर हमें DSB-SC रिसीवर में, रिसीवर के आउटपुट में बेसिकली अगर हमें SNR अचीव करना है, SNR कैलकुलेट करना है, तो SNR एट द आउटपुट ऑफ द रिसीवर, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रिसीवर के डायग्राम को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो रिसीवर का जो डायग्राम है ऑलरेडी हमने बहुत बार स्टडी कर रखा है, यहां पर हम दोबारा स्टडी करेंगे। देखो, जो यहां से चैनल के थ्रू आपका क्या क्या आता है, ST प्लस NT। रिसीवर के डायग्राम में क्या होता है आपका, रिसीवर के डायग्राम में आपका सबसे पहले लगा होता है यहां पर डीमॉड्यूलेटर, और आपको पता है कि आप यहां पर DSB-SC सिस्टम स्टडी कर रहे हो, इसलिए जो डीमॉड्यूलेटर होगा वो क्या होगा, सिंक्रोनस या कोहेरेंट डिटेक्शन होगा। तो आप क्या करोगे, सेम कैरियर से मल्टीप्लाई करोगे जो आपने ट्रांसमीटर साइड यूज किया हुआ है, एंड इसके बाद आप किससे पास कर दोगे, लो पास फिल्टर से। तो आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट। तो बेसिकली ये जो आउटपुट मिलेगा ना वो सिग्नल भी होगा और नॉइज भी होगा, तो आपको रिसीवर के आउटपुट में ही कैलकुलेट करना है सिग्नल टू नॉइज रेशियो। तो अगर आप देखोगे यहां पर, तो इस पहले आउटपुट को हम ले लेते हैं, डीमॉड्यूलेटर के आउटपुट को S1T। ठीक है, S1T, और ये जो S1T होगा इस पे सिग्नल भी मिलेगा और नॉइज भी मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो यहां पर अगर हम कैलकुलेट करने के लिए जाएं तो देखिए आप सबसे पहले क्या करिए कि जो आपका ST प्लस NT है, रिसीवर का जो इनपुट है, ठीक है, इसे भी एक नाम दे देते हैं पहले हम लोग। यहां पर आप लिख दीजिए इनपुट। ठीक है, तो ये जो रिसीवर का इनपुट है, सबसे पहले हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ST प्लस NT है। देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स में जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे फिगर ऑफ मेरिट कैलकुलेशन की, तो हमने यहां पर NT का इक्वेशन बहुत डिटेल में स्टडी कर रखा है। NT का जो नैरो बैंड इक्वेशन है, NCT cos ओमेगा CT प्लस NQT sin ओमेगा CT। तो यहां पर अगर हम NT का इक्वेशन पुट कर दें जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है, तो पहले आप ST का इक्वेशन लिख दीजिए, AC/MT cos ओमेगा CT, जो DSB-SC का स्टैंडर्ड है। साथ ही साथ अगर आप NT का एक्सप्रेशन लिख दें तो आप चाहें तो NCT cos ओमेगा CT भी लिख सकते हैं, या तो नॉर्मली आप NIT भी लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें वो लिख दीजिए। तो मैं यहां पर NIT लिख रहा हूं, NIT cos ओमेगा CT प्लस NQT sin ओमेगा CT। तो यहां पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने नोट्स ओपन कर लीजिए प्रीवियस लेक्चर के, वहां पर आपको ये इक्वेशन बहुत अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन लिख लेने के बाद ये आपका इनपुट आ गया। यहां पर आप चाहो तो टर्म्स बता सकते हो, जो न्यू टर्म्स हैं स्पेशली जो आपने अभी अभी पढ़े हैं, लाइक प्रीवियस लेक्चर्स में जस्ट पढ़े हैं। NIT आपका क्या था, इन फेस कंपोनेंट ऑफ नॉइस, एंड NQT आपने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेचर फेस ऑफ नॉइस। तो ये इनपुट लिख लेने के बाद अब आपको पता है ये इनपुट किससे पास होने वाला है, डीमॉड्यूलेटर से, DSB-SC डीमॉड्यूलेटर से। तो यहां पर होगा क्या, बेसिकली ये जो इनपुट है ये मल्टीप्लाई होगा AC cos ओमेगा CT से, और DSB-SC मॉड्यूलेटर का जो आपने आउटपुट लिखा है वो क्या लिखा है, S1T,
तो आपको S1T क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा इनपुट मल्टीप्लाइड बाय AC cos ओमेगा CT। ठीक है, तो यहां से जो S1T आपका आएगा AC MT cos ओमेगा CT प्लस NIT cos ओमेगा CT प्लस NQT sin ओमेगा CT इनटू मल्टीप्लाइड किससे होगा, AC cos ओमेगा CT से। तो यहां से अब आपका जो S1T निकल कर आएगा, अब आप मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर MT cos स्क्वायर ओमेगा CT प्लस AC NIT cos स्क्वायर ओमेगा CT प्लस AC NQT cos ओमेगा CT इंटू साइन ओमेगा CT। तो यहां पर ये आपका निकल कर आ जाएगा S1T। अब आपको पता है इस S1T को आपको लो पास फिल्टर से पास करना है, और लो पास फिल्टर जो है आपका वो क्या पास करता है, वो पास करता है मैसेज सिग्नल, क्योंकि रिसीवर का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, मैसेज सिग्नल होता है। ऑल्दो यहां पर नॉइज भी पास होगी आपकी। तो सबसे पहले आप यहां पर S1T को थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए कि फिल्टर से कौन से टर्म पास होंगे और कौन से टर्म पास नहीं होंगे। तो S1T को अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो देखिए पहला टर्म जो cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, तो डिवाइड बाय 2 बाहर लिख दीजिए, 1 प्लस cos 2 थीटा, दैट मींस 1 प्लस cos 2 ओमेगा CT। दूसरा टर्म भी अगर आप देखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा का ही फॉर्मेट है, तो अगेन क्या हो जाएगा AC NIT डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस cos 2 ओमेगा CT। और लास्ट टर्म अगर आप देखेंगे, बिल्कुल लास्ट टर्म, तो वो किसका फॉर्मेट है आपका, वो है आपका cos A sin B का। ठीक है, या cos थीटा sin थीटा भी बोल सकते हैं क्योंकि A और B दोनों सेम है यहां पर। तो cos थीटा sin थीटा का फॉर्मूला तो इजी है, sin 2 थीटा बाई 2 होता है, हमने बहुत बार पढ़ रखा है। sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा बाई 2 का फॉर्मूला, तो ये क्या बन जाएगा AC NQT बाई 2 साइन 2 ओमेगा CT। ये हमारे 3 टर्म्स यहां पर निकल कर आ गए, और एक्चुअल में स्टार्ट के 2 टर्म में तो 2 टर्म है आपके, क्योंकि 1 प्लस cos 2 ओमेगा CT लिखा है। तो अब हमें यहां पर यह चेक करना होगा कि कौन सा टर्म लो पास फिल्टर से पास होगा और कौन सा नहीं होगा। तो बेसिकली जो आपका आउटपुट है वो क्या है, लो पास फिल्टर का आउटपुट है, फाइनली देख सकते हैं आप। तो जैसा लो पास फिल्टर में हमें पता ही है कि ये किस रेंज की फ्रीक्वेंसी पास करता है, 0 टू FM, क्योंकि इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट ये है कि इसे मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी पास करनी है, मैसेज सिग्नल को पास करना है। बट दिक्कत क्या होगी यहां पर कि 0 टू FM के बीच में अगर नॉइज आ रही होगी तो वो भी साथ साथ पास हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो पहला टर्म जो है वो क्या है, 1 इंटू AC स्क्वायर MT बाई 2। तो आपको पता है कि AC स्क्वायर बाई 2 तो कांस्टेंट है, MT की फ्रीक्वेंसी क्या होती है FM, और यही तो आपको पास कराना है, तो ये तो पास हो जाएगा आपका। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर MT बाई 2, ये फर्स्ट टर्म पास हो गया। सेकेंड टर्म को अगर आप देखेंगे तो cos 2 ओमेगा CT है इंटू MT है, तो आपको पता है 2FC, 2 ओमेगा C मतलब 2FC। तो जब भी दो सिग्नल टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो ये आपने कंसेप्ट बहुत बार पढ़ रखा है। अब तो यहां पर 2FC FM जब ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे तो वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि FC ही बहुत ज्यादा बड़ा होता है FM से, तो 2FC इज अ मच मच ग्रेटर देन FM। तो ये टर्म तो जहां भी आपको FC या 2FC दिख जाए वो लो पास फिल्टर से कभी पास नहीं होगा, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये टर्म तो पास नहीं होगा। अब नेक्स्ट टर्म देखिए आप, AC NIT बाई 2 इंटू 1। तो देखिए NIT जो है, बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है NIT और NQT के बारे में कि NIT और NQT भी लो फ्रीक्वेंसी ही कंटेन करते हैं। ठीक है ना, तो ये पास हो जाएंगे एक्चुअल में, क्योंकि इनके साथ में और क्या है, 1 है, AC बाई 2 है,
तो NIT इटसेल्फ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, तो वो पास होगा। तो AC/2, क्योंकि यहां पर कोई कैरियर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप सेकेंड टर्म को देखेंगे यहां पर, तो NIT इंटू cos 2 ओमेगा सी है, फिर से 2FC होने के कारण फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाएगी, तो वो टर्म पास नहीं होगा। लास्ट टर्म को अगर आप देखेंगे, ACNQT/2 तो है, लेकिन साथ में क्या है, sin 2 ओमेगा सी, अगेन 2 ओमेगा सी होने के कारण फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाएगी और वो टर्म भी पास नहीं होगा। तो बेसिकली जो आपका आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है AC² MT प्लस AC/2 NIT। तो यहां पर आपको क्लियर है अब कि ये कौन सा टर्म है आपका सिग्नल वाला और ये कौन सा टर्म है आपका नॉइज वाला। तो रिसीवर के आउटपुट में भी आपको सिग्नल भी मिल रहा है और नॉइज भी, लेकिन आपका टारगेट सिग्नल और नॉइज कैलकुलेट करने का नहीं है, आपका टारगेट है दोनों का पावर कैलकुलेट करने का। तो यहां पर अगर आप बात करते हैं सिग्नल पावर की, तो इसे मैं यहां पर डिनोट कर रहा हूं PSO से, ठीक है। तो PSO सिग्नल पावर, ये कितना होगा आपका, देखिए यहां पर इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि यहां पर आपका कोई कॉस या साइन नहीं है, AC² MT है, कोई कॉस या साइन नहीं है। तो देखिए मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है स्टार्ट से, जब भी कॉस या साइन हो और साथ में कोई वैल्यू मल्टीप्लाइड हो, तो क्या करिए, उस वैल्यू का स्क्वायर करके डिवाइड बाय 2 निकालिए। ये मैंने आपको हमेशा सिखाया है। लेकिन मैंने आपको और क्या सिखाया, जब भी कॉस या साइन नहीं हो तो पावर निकालने के लिए बस उस टर्म का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो यहां पर AC² MT का होल स्क्वायर, तो यहां पर क्या होगा, AC की पावर कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 M²T। लेकिन मैंने आपको और क्या सिखाया हुआ है, मैंने आपको यह सिखाया हुआ है कि स्क्वायर हमेशा किसका किया जाता है, कांस्टेंट सिग्नल का, डीसी सिग्नल का। जब भी कॉस या साइन ना हो, सिर्फ डीसी सिग्नल हो, कांस्टेंट सिग्नल हो। लेकिन यहां पर डीसी सिग्नल नहीं था, यहां पर क्या था, एमटी था। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, जब भी डीसी सिग्नल ना हो उसकी जगह कोई एमटी हो, एक्सटी हो, तो उसका स्क्वायर आप कर दीजिए, पावर आ जाएगा। लेकिन जो आपको सिग्नल का स्क्वायर दिख रहा होगा पावर में, वो एक्चुअल में सिग्नल का स्क्वायर नहीं है, वो क्या है, उसका पावर है। तो यहां पर जैसा हमने अभी ऊपर डिफाइन किया था, सेम हम यहां पर डिफाइन करेंगे, PSO इज इक्वल टू AC की पावर 4/4 PM। तो यहां पर हमने जो जो लिया हम सब चीजें लिख देते हैं यहां पर। तो PSO क्या है आपका, PSO है सिग्नल पावर एट द आउटपुट ऑफ द रिसीवर और PM क्या है आपका, मैसेज सिग्नल पावर। तो यहां पर हमने ये दोनों चीजें भी कैलकुलेट कर ली, समझ ली। PSO PM, PSO इन टर्म्स ऑफ PM हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन यहां पर आ चुका है। नाउ सिग्नल पावर निकाल लेने के बाद नेक्स्ट हमारा टारगेट है PNO का, मतलब नॉइस पावर। तो देखिए नॉइस सिग्नल क्या है, नॉइस में भी देखेंगे तो कोई कोसाइन या साइन नहीं है। तो फिर से वही ट्रिक जो मैंने आपको सिखाई है स्टार्ट से, जब भी कोसाइन या साइन ना दिखाई दे, जो भी सिग्नल है उसका स्क्वायर कर दो, पावर आ जाएगा। लेकिन अगर वो कांस्टेंट नहीं है, जैसे 5 होता तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, उसका पावर। तो वो 5 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन यहां पर NIT कांस्टेंट नहीं है, तो जो NI² मिलेगा वो NI² नहीं होगा, वो क्या होगा, NI का पावर होगा। फिर NIT की वैल्यू जो भी आपको एग्जाम में दी है उसके हिसाब से आप पावर निकाल सकते हो। लेकिन अभी थ्योरी में तो आपको NI² को क्या लिखना है, उसका पावर। तो यहां पर देखिए नॉइस पावर कितना हो जाएगा, नॉइस पावर PNO AC/2 NIT, देख लीजिए यहां पर यही आपका लिखा हुआ है नॉइस, उसका क्या कर देंगे आप, स्क्वायर। तो कितना मिलेगा, AC²/4, ठीक है, NI²T। तो अगेन आपको पता ही है कि जो NI² है वो किसका पावर है, NIT का पावर है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, AC²/4, ठीक है, और यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, PNI। तो PNI जो है आपने ऑलरेडी ऊपर भी डिफाइन किया हुआ है इनपुट ऑफ द नॉइज के लिए, तो यहां पर आप इसे लिख दीजिए PNIN, ठीक है, P इन फेस, क्लियर। तो
NIN आपने ये शो कर दिया कि नॉइस पावर इन फेस वाला है। तो यहां पर इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5, और जो जो टर्म्स आपने यूज किए हैं उसे हम लिख देते हैं यहां पर PNO। PNO क्या है आपका? नॉइस पावर एट द आउटपुट ऑफ द रिसीवर, और PNIN आपका क्या है? स्पेक्ट्रल डेंसिटी थी, आपको पता था, स्पेक्ट्रल डेंसिटी का एनालिसिस आपने किया था, उसी का यूज करके आपने पावर निकाला था। तो जो PNIN है वो क्या है आपका? वो है आपका नॉइस पावर एट द आउटपुट ऑफ द रिसीवर ऑफ इन फेस कंपोनेंट। ये टोटल नॉइस पावर नहीं है, टोटल नॉइस पावर तो क्या है आपका? PNO है। तो आप क्या बोलेंगे? इन फेस कंपोनेंट ऑफ द नॉइस। तो पावर ऑफ इन फेस कंपोनेंट ऑफ नॉइस। तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी समझाया हुआ है कि जो क्वाड्रेचर फेस कंपोनेंट होता है ना, वो कभी आउटपुट पे नहीं आता नॉइस का। अगर मैं नॉइस के इक्वेशन में वापस जाऊं, देखिए आप, जो नॉइस का इक्वेशन हम लोगों ने यूज किया था यहां पर, ये आपका एक्सप्रेशन है NIT cos ओमेगा CT प्लस NQT साइन ओमेगा CT। तो जो आपका NQT था क्वाड्रेचर फेस, आप देख सकते हैं रिसीवर के आउटपुट में NQT नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ क्या आया था? NIT। तो मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है कि NIT ही आता है रिसीवर के आउटपुट में, NQT नहीं आता है। क्वाड्रेचर फेस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी इन फेस की इंपॉर्टेंस होती है। तो यहां पर आप देखिए PSO से आपको क्या मिल जा रहा है? सिग्नल पावर एट द आउटपुट ऑफ द रिसीवर, इक्वेशन नंबर 4। PNO से क्या मिल रहा है? नॉइस पावर एट द आउटपुट ऑफ द रिसीवर, इक्वेशन नंबर 5। तो अगर आप यहां पर अब 4 और 5 का यूज करें तो आपको क्या मिल जाएगा? जो आपने ऊपर डिफाइन कर रखा है SNR आउटपुट। तो SNR आउटपुट क्या हो जाएगा? PSO अपॉन PNO। तो अब आप देख सकते हैं PSO क्या है आपका? PSO है AC की पावर 4/4 PM, और PNO क्या है आप देखिए? AC की पावर 2/4 PNIN। तो यहां पर आपने SNR आउटपुट निकाल लिया। तो इसे अगर आप थोड़ा सा और सॉल्व कर सके तो SNR आउटपुट आपका क्या हो जाएगा? SNR आउटपुट आपका आ जाएगा, देखिए AC की पावर 4 और AC का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा? AC का स्क्वायर PM। ठीक है, इसके अलावा 4 और 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा क्या बचेगा? PNIN। इसे आप थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको PNIN की वैल्यू पता है, आपने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट की हुई है, इन फेस कंपोनेंट नॉइस पावर। तो इन फेस कंपोनेंट नॉइस पावर जो आपने कैलकुलेट कर रखा है वो आपने क्या निकाला था? इन केस ऑफ DSB-SC वो आपने निकाला था 2 ईटा FM। ये हमारा कैलकुलेशन था प्रीवियस लेक्चर में। तो इन फेस कंपोनेंट का जो हमने कैलकुलेशन किया था, देखिए ईटा हमने SNR इनपुट के टाइम पे भी डिफाइन कर चुके हैं हम। क्या था ईटा हमारा? नॉइस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। FM को भी हम डिफाइन कर चुके हैं SNR इनपुट के टाइम पे। तो टर्म्स आपके लिए अब फैमिलियर हो आप सारे टर्म्स से। और 2 ईटा FM जो हमने कैलकुलेशन किया है, हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है, आप अपने नोट्स ओपन कर लो, आपको दिखाई देगा ये। तो यहां पर आप चाहो तो अलग से लिख भी सकते हो, वेयर PNIN इज इक्वल टू 2 ईटा FM। क्लियर? तो इस तरीके से आपने यहां पर सारी की सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर दी है। तो ये आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 6। तो अब अगर आप देखो तो आपने यहां पर SNR आउटपुट कैलकुलेट कर लिया। आई होप SNR आउटपुट का कैलकुलेशन भी आपको बहुत अच्छे से यहां पर क्लियर हो गया होगा, और आपने ये सेकेंड लर्निंग आउटकम दैट इज SNR एट द आउटपुट ऑफ द DSB-SC रिसीवर ये भी अचीव कर लिया होगा, और ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट लर्निंग आउटकम जो हमें अचीव करना है वो है कैलकुलेट द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ DSB-SC। तो देखिए फिगर ऑफ मेरिट, ऑलरेडी हमने ये टॉपिक ही लिखा हुआ है, स्टार्ट में हमारा टॉपिक का नाम ही क्या है? फिगर ऑफ मेरिट। तो आप क्या करेंगे अब आप जाएंगे इक्वेशन नंबर
आप देख लीजिए कौन कौन से इक्वेशन है आपके। एक तो आपका इक्वेशन नंबर 6 है जिसमें एसएनआर आउटपुट है। एसएनआर इनपुट आपने कहां डिफाइन किया था, आप देख सकते हैं यहां पर। तो एसएनआर इनपुट हमने इक्वेशन नंबर 3 में डिफाइन कर रखा है। आप देख सकते हैं वैल्यू AC स्क्वायर बाई 2 इंटू PM डिवाइड में क्या है और ईटा FM, तो AC स्क्वायर PM डिवाइडेड बाय 2 ईटा FM। तो ये वैल्यू आपको यूज करनी होगी और एक आपको एसएनआर आउटपुट की यूज करनी होगी जो इक्वेशन नंबर 6 में है। और हमने ऊपर यहां पर डिफाइन भी कर रखा है फिगर ऑफ मेरिट, जो कि क्या होता है एसएनआर आउटपुट डिवाइडेड बाय एसएनआर इनपुट। क्लियर? तो यहां पर एसएनआर इनपुट AC स्क्वायर PM अपॉन 2 ईटा FM। तो इक्वेशन नंबर 3 एंड 6। तो अगर आप देखें अब 3 और 6 को, तो जो आपका फिगर ऑफ मेरिट है वो कितना हो जाएगा आपका एसएनआर आउटपुट डिवाइडेड बाय एसएनआर इनपुट। तो यहां पर जो आपका एसएनआर आउटपुट है वो आपको 6 से दिखाई दे रहा है AC स्क्वायर PM अपॉन 2 ईटा FM और डिवाइडेड बाय जो आपका एसएनआर इनपुट है वो भी आपने क्या देखा इक्वेशन नंबर 3 में AC स्क्वायर PM डिवाइडेड बाय 2 ईटा FM। तो अगर इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम है, दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब फिगर ऑफ मेरिट क्या है आपका 1। तो ये आपका DSB SC का फिगर ऑफ मेरिट का फॉर्मूला होता है। एक्चुअल में कोई फॉर्मूला ही नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू है 1। तो 1 आपको जो वैल्यू मिली है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या था आपके लिए कि आप एसएनआर आउटपुट और एसएनआर इनपुट कैलकुलेट करें। और उसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप सिग्नल पावर एट द इनपुट ऑफ द रिसीवर कैलकुलेट करें, नॉइज पावर एट द इनपुट ऑफ द रिसीवर, सिग्नल पावर एट द आउटपुट ऑफ द रिसीवर, नॉइज पावर एट द आउटपुट ऑफ द रिसीवर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इस पॉइंट को हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। फिर भी देखिए होता क्या है, हम क्या करते हैं, अगर हम सिर्फ न्यूमेरिकल टाइप के एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम ये वैल्यू याद करके चले जाते हैं, बीच का कोई पोर्शन देखते ही नहीं है। लेकिन यकीन मानिए अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल टाइप के एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तब भी आप सारे के सारे स्टेप देख कर जाइए, क्योंकि एग्जाम में फिगर ऑफ मेरिट इक्वल टू 1 का यूज करके क्वेश्चन नहीं आता है। एग्जाम में क्वेश्चन बीच बीच से पूछेगा। दैट मीन्स हो सकता है ये पूछ दे डिटरमाइन द नॉइज पावर एट द आउटपुट ऑफ द रिसीवर, तो उसमें आप क्या करेंगे फिर, या डिटरमाइन द नॉइज पावर एट द इनपुट ऑफ द रिसीवर, डिटरमाइन द सिग्नल पावर एट द आउटपुट ऑफ द रिसीवर। तो चारों जो कैलकुलेशन हमने सीखे हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद फिर आप एसएनआर आउटपुट अपॉन एसएनआर इनपुट करके 1 निकाल सकते हैं। क्लियर अच्छे से? तो आई होप ये फिगर ऑफ मेरिट का कैलकुलेशन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो आई होप आपने ये थर्ड लर्निंग आउटकम भी अचीव कर लिया होगा, दैट इज फिगर ऑफ मेरिट कैलकुलेशन फॉर DSB SC, और ये कंसेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम आपको अचीव करना है वो है आइडेंटिफाई SNR इंप्रूवमेंट इन DSB SC। तो यहां पर अगर आप आइडेंटिफाई करने जाते हैं, आइडेंटिफाई SNR इंप्रूवमेंट, तो देखिए ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, आपको सिर्फ जो आपने अभी SNR कैलकुलेट किया है, SNR एट द आउटपुट ऑफ द रिसीवर एंड SNR एट द इनपुट ऑफ द रिसीवर। तो देखिए होता क्या है, हम ये डायग्राम ऊपर भी बना चुके हैं लेकिन मैं दोबारा बना रहा हूं आपके लिए। जैसे मान लीजिए आप रिसीवर का डायग्राम बनाते हैं, तो वहां पर जो इनपुट होता है और जो आउटपुट होता है, इनपुट भी आपका सिग्नल प्लस नॉइज का कॉम्बिनेशन होता है और आउटपुट भी आपका सिग्नल प्लस नॉइज का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आप इसे S प्लस एन इनपुट दे दें और इसे अगर S प्लस एन आउटपुट दे दें, तो सिग्नल और नॉइज जो हैं इनपुट और आउटपुट साइड में, तो बेसिकली आप करते क्या है, आप सिग्नल टू नॉइज का जो रेशियो है, सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय नॉइज पावर, उसका रेशियो आप कैलकुलेट करते हैं आउटपुट में और फिर इनपुट में। तो जो आपका इस टर्म के रेस्पेक्ट में जो आप SNR आउटपुट निकालते हैं और इसके रेस्पेक्ट में जो आप SNR इनपुट निकालते हैं, तो देखिए आप चाहते क्या, आप खुद सोच के देखिए। देखिए होता क्या है, जैसे ही ट्रांसमीटर से सिग्नल ट्रांसमिट होता है, चैनल में बहुत सारी नॉइज होती है जो ऐड हो जाती है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं नॉइज वाले टॉपिक में, जो हम प्रीवियस टॉपिक में स्टडी किए हैं। तो जब आपकी नॉइज ऐड होती है तो सिग्नल में नॉइज का इफेक्ट काफी होता है,
अब उस सिग्नल को जो हम रिसीवर में भेजते हैं फॉर डीमॉड्यूलेशन, तो हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि डीमॉड्यूलेशन हो, हम ये भी चाहते हैं कि डीमॉड्यूलेशन के साथ साथ सिग्नल का जो इफेक्ट है वो बढ़ता चले जाए और नॉइज का इफेक्ट जो है वो डिक्रीज होता चला जाए, जिससे कि रिसीवर के आउटपुट में जब आपको सिग्नल और नॉइज मिले, सिग्नल का इफेक्ट जो हो कहीं ज्यादा हो एज कंपेयर टू नॉइज इफेक्ट, सिग्नल की स्ट्रेंथ कहीं ज्यादा हो एज कंपेयर टू नॉइज स्ट्रेंथ। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है आपकी, ये होती है किसी भी रिसीवर से। लेकिन यहां पर अगर आप कंपैरिजन करोगे तो एफओएम आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या है आपका, यहां पर है आपका एसएनआर आउटपुट इज इक्वल टू एसएनआर इनपुट। ठीक है, क्योंकि एफओएम आपका 1 है। इसका मतलब क्या है कि रिसीवर of DSB-SC only performs demodulation, change the, और अगर आप चाहे तो इंप्रूव भी लिख सकते हैं, it does not improve the SNR। ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो को इंप्रूव नहीं कर रहा, ये सिर्फ क्या कर रहा है, डीमॉड्यूलेशन खाली परफॉर्म कर रहा है आपका। ठीक है, तो इसमें और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और जहां तक मैं प्रैक्टिकलिटी आपको बात बोलूं, तो आप आगे जाकर जो भी रिसर्च करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, अगर आप रिसर्च करते हैं, इस फील्ड को चूज करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप एक्स्ट्रा ऐड करते हैं फॉर एसएनआर इंप्रूवमेंट। बट यहां पर जो बेसिक सिनारियो है उसमें कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं होता है। लेकिन आप आगे जाकर एएम का देखेंगे या एफएम का देखेंगे, उसमें आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, उसमें आपको चेंजेस दिखाई देंगे। लेकिन डीएसबी-एससी में कोई चेंज नहीं होता। आपका एफओएम कितना आता है, 1 आता है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आपने ये 4th लर्निंग आउटकम, दैट इज एसएनआर इंप्रूवमेंट इन डीएसबी-एससी, इसको भी आपने समझ लिया होगा। ये जो हमने चेक किया अभी, ये भी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। I hope you have achieved the following learning outcome. Now you are able to recall SNR at the input of the DSB-SC receiver. तो I hope आपने ये जो इनपुट में जो कैलकुलेशन है SNR का, वो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा इनपुट ऑफ द रिसीवर में। और ये जो कैलकुलेशन है अब आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में भी। और इस कैलकुलेशन के टाइम पे जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि जो नॉइस पावर आपको लेना है इनपुट ऑफ द रिसीवर में, वो आपको कौन सा लेना है, पावर अफेक्टिंग द मैसेज सिग्नल ओनली, नॉट मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो वो कंसेप्ट भी आई थिंक आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। नाउ यू आर एबल टू रिकॉल एसएनआर एट द आउटपुट ऑफ द डीएसबी-एससी रिसीवर। सो जो हमने आउटपुट कैलकुलेशन किया, जो हमने एसएनआर कैलकुलेट किया एट द आउटपुट ऑफ द डीएसबी-एससी रिसीवर, आई होप आपने वो भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और जो डिफरेंट कैलकुलेशन है बेसिकली पावर्स के, जो हमने m²t का एनालिसिस किया, ni²t का एनालिसिस किया, जो बीच के स्टेप्स थे, वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ यू आर एबल टू कैलकुलेट द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ डीएसबी-एससी। तो हमने जो फिगर ऑफ मेरिट का कैलकुलेशन किया, दैट इज आउटपुट ऑफ द रिसीवर में एसएनआर डिवाइडेड बाय इनपुट ऑफ द रिसीवर में एसएनआर। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट जो आपने एसएनआर इंप्रूवमेंट का टॉपिक पढ़ा, सो नाउ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई एसएनआर इंप्रूवमेंट इन डीएसबी-एससी। सो आई होप ये जो हमने एनालिसिस किया कि एसएनआर में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हमने ये पाया कि एसएनआर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। तो ये कंसेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ अब आपको 2 और एक्सरसाइज करने हैं, LRQ एंड PSM। LRQ में मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप्स की प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। आई होप अब ये प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। एंड PSM में कुछ प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करवाऊंगा और कुछ प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है। एंड इन सब एक्टिविटीज को कर लेने के बाद आई होप अब ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Now look at the feedback exercise and provide any other input that you have.